मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीलवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको एमएससी तथा बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के पेपर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्राइमरी इग्नियस स्ट्रक्चर्स अर्थात प्राथमिक आग्नेय संरचनाओं के ऊपर जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इग्नियस रॉक्स, जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ये मैग्मा और लावा के कूलिंग एंड कंसोलिडेशन से निर्मित होने वाली चट्टानें होती हैं तथा इनके ऊपर जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इस व्याख्यान में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पे चर्चा करने से पहले हमें इग्नियस रॉक्स में पाए जाने वाली दोनों संरचनाएं यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। Those features of igneous rocks that developed on a large scale in the body of an extrusive or intrusive give rise to conspicuous shape or forms are included under the term structures. Igneous rocks के साथ दो तरह की एक्टिविटीज होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, अंतर्वेदन और बहिर्वेदन। इन दोनों प्रक्रियाओं के साथ जो बड़े स्केल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनमें से कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी कहलाते हैं। इग्नियस रॉक्स हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बट इन हाइपोबेसल केस दे शो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बिकॉज मैग्मा इंट्रूडेड इन कंट्री रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जैसे तीन प्रकार की होती है, प्लूटोनिक, हाइपोबेसल और वोल्केनिक। तो उनके साथ भी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव एक्टिविटीज से संबंधित संरचनाओं को हम यहाँ इंट्रोडक्टरी रूप में आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन द इग्नियस रॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कूलिंग, क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो जो आग्नेय चट्टान बनती है लावा या मैग्मा के कूलिंग, कंसोलिडेशन और क्रिस्टलाइजेशन से, तो उस प्रक्रिया के साथ ही उसी दौरान जो स्ट्रक्चर्स उसमें डेवलप होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। लेकिन इस व्याख्यान में हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और आग्नेय चट्टानों पर पाए जाने वाले कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यहाँ आप देखिए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, उनमें महत्वपूर्ण हैं लेखोलिथ, लोफोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, स्टॉक्स, सिल, डाइक्स, वॉल्केनिक नेक एंड साल्ट डोम्स। जबकि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के साथ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग द कूलिंग, कंसोलिडेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स निर्मित होते हैं, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और उनके प्रमुख उदाहरण हैं पिलो स्ट्रक्चर्स, लावा फ्लो स्ट्रक्चर्स, स्पोरोलिटिक स्ट्रक्चर्स, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, कॉलमनर स्ट्रक्चर्स, माइरोलिटिक स्ट्रक्चर्स, एमेक्डोलॉइडल,
कलर बैंडिंग्स, रोपी लावा, कॉम्ब स्ट्रक्चर्स, ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर्स, कोरोना स्ट्रक्चर्स, ये सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं। इस व्याख्यान में कुछ स्लाइड्स हम अंग्रेजी की आपके साथ साझा करेंगे और तत्पश्चात बीएससी थर्ड ईयर के कुछ विद्यार्थियों की ये मांग रहती है कि हिंदी में टेक्स्ट को समझाया जाए, तो आगे की कुछ स्लाइडों में हम इस व्याख्यान में आपको प्राइमरी इग्नेस स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक आग्नेय संरचनाओं के बारे में हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। प्लूटोनिक इग्नेस स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उनमें रिएक्शन रिम के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। रिएक्शन रिम इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर formed during the crystallization of magma, a zone of reaction products which occur near the boundary of the mineral grains। तो इस तरह से रिएक्शन रिम्स होती है। कोरोना, the reaction rims formed by the primary magmatic reactions is called as corona। Caliphytic border developed during secondary processes such as metamorphism। यहाँ आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन रिम, कोरोना और कैलिफिटिक बॉर्डर के बारे में इन दो चित्रों से आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पिलो स्ट्रक्चर्स। इट इज अ पिलो शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन लावा इज कंपैरेटिवली विस्कस एंड लेस मोबाइल। जब लावा ज़्यादा विस्कस होता है और उसकी जो फ्लो करने की गति है वो लेस मोबिलिटी वाली होती है। एक्सट्रूजन ऑफ द लावा इज अंडर वाटर और सब एक्वस एक्सट्रूजन। जो लावा बाहर आया है वो पानी के साथ संपर्क में हो सकता है या सब एक्वस एक्सट्रूजन होता है, तो उसके कारण ठंडी और गर्म प्रक्रिया दोनों एक साथ एक जगह पर मिलती है। पिलोज फॉर्म व्हेन हॉट विस्कस लावा इज सडनली एक्सपोज टू कोल्ड वाटर। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लेस मोबाइल कंपैरेटिवली विस्कस लावा पानी के संपर्क में आता है तो तापमान में परिवर्तन के कारण ये फिलो लाइक स्ट्रक्चर्स सरफेस पे बनते हैं। उन्हें हम पिलो स्ट्रक्चर्स या हिंदी में सिरोधान संरचनाएं बोलते हैं। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से पिलो स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लो स्ट्रक्चर्स। फ्लो स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस एंड स्मूथली मूविंग लावा ऑन द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर जो स्लोपिंग सरफेसेस है उसके ऊपर स्मूथली अगर लावा मूव करता हुआ नीचे की तरफ जाता है तो ठंडा होने के साथ साथ फ्लो स्ट्रक्चर्स के रूप में संरचनाएं डेवलप करता है। दीज स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा इज लेस विस्कस एंड मोर मोबाइल। पिलो स्ट्रक्चर में हमने कहा कंपैरेटिवली मोर विस्कस एंड लेस मोबाइल। हियर इन दिस केस मैग्मा इज लेस विस्कस बट मोर मोबिलिटी इज देयर in such sort of magma, then they will produce flow structures। यहाँ नीचे चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लोज के साथ मैग्मा जब फ्लो करता है तो इसके कूलिंग एंड कंसोलिडेशन से सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आग्नेय चट्टान पर उन्हें हम फ्लो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या प्रवाही संरचनाएं बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलमनर स्ट्रक्चर्स। These structures consist of columns, mostly commonly hexagonal in the shape, that are separated by joints or fractures in the rocks, formed when the rock contracted, most often during cooling। तो इस प्रकार जो हम जॉइंट्स में हमने देखा अलग से जो संरचनाएं बनती है ग्रेनाइट्स में, here in that case here we discuss columnar structure as a primary igneous structures। इसके अलावा स्पोरोलिटिक स्ट्रक्चर्स
ये स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नीडल लाइक मिनरल ग्रेन्स इन द इग्नस रॉक मासेस। जब कोई आग्नेय चट्टान का बड़ा सा भाग होता है और उसमें सुई के आकार के कई प्रकार के नीडल लाइक मिनरल ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो वो जो सरफेस पे इस प्रकार की संरचना दिखती है उसे हम स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यहाँ नीचे आप इस डायग्राम में कॉलमनर स्ट्रक्चर्स यानी ये जो जॉइंट्स हैं वो देख रहे हैं, और इस डायग्राम में आप इस चित्र में स्पेरोलिटिक टेक्सचर, ये नीडल लाइक्स इसमें जगह जगह पर इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं सरफेस पे स्ट्रक्चर्स, तो ये स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी कैविटीज इन द इग्नेस रॉक्स। आग्नेय चट्टान की सरफेस पर जो रिक्त स्थान की जो कैविटीज बनी हुई हैं, these cavities are produced due to escape of gaseous matter from the lava during cooling। जब ये आग्नेय चट्टान बन रही थी तो जब लावा ठंडा हो रहा था तो उसमें से गैस एस्केप हो रही थी, निकल के जा रही थी, तो पीछे जो जगह छूट गई, गुहिकाएँ बन गई, एम्प्टी गुहिकाएँ खाली रिक्त रही, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स सरफेस पे मिलती है तो उसको हम वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दूसरा है एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर्स। When the vesicles of the volcanic rock may subsequently be filled by the secondary minerals। ऊपर जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हमने बताया कि लावा के ठंडे होने पर उसमें से गैसेस निकलने के कारण उसके पीछे जो रिक्त गुहिकाएँ बनती हैं उन्हें हम वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। वो बाद में सब्सिक्वेंटली किसी सेकेंडरी मिनरल्स द्वारा भरी जाती है, तब उन्हें हम एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सच ए कैल्साइट एंड जियोलाइट फील्ड वेसिकल्स कॉल्ड एमेग्डोल्स। तो ये जो वेसिकल्स है बाद में मान लीजिए कैल्साइट या जियोलाइट द्वारा उनकी जो रिक्ति वाली गुहिकाएँ हैं उसमें इनका भराव हो जाता है, तो तब ये स्ट्रक्चर्स एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर कहलाता है। नीचे आप चित्र में इधर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जिसमें ये वेसिकल्स हैं, खाली गुहिकाएँ हैं, और यहाँ वो गुहिकाएँ भर गई है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मायरोलिटिक स्ट्रक्चर्स। इन मायरोलिटिक स्ट्रक्चर्स द कैविटीज फॉर्म ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ लावा आर फिल्ड विथ सम वन और मोर डिफरेंट मिनरल्स। अब ये फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ लावा, ये कैविटीज लावा की कूलिंग के दौरान ही उनमें निर्मित होती है, और वो बाद में एक या एक से अधिक मिनरल द्वारा भरी जा सकती है या भरी जाती है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम मायरोलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। या नीचे चित्र में इसको दिखाया गया है किस प्रकार से मायरोलिटिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं इग्नेस रॉक्स में। अब हम प्राथमिक आग्नेय संरचनाओं की हिंदी में आपके साथ विवेचना करेंगे, ताकि बीएससी के विद्यार्थियों के लिए उनको समझने में कई बार भाषा की प्रॉब्लम होती है, तो उसे आसानी से वो समझ सकते हैं। अभी हमने वेसिकुलर एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा की, उनका अब हिंदी में हम विवेचना करेंगे। लावा में गैस घुलित अवस्था में उपस्थित रहती है, परंतु गैस पृथ्वी की सतह के पास आने पर दाब कम हो जाता है, जिससे कि लावा के ऊपरी सतह से गैस बाहर निकलती है। गैसों के बाहर निकलने से लावा की ऊपरी सतह पर कैविटीज या गुहिकाएँ बन जाती हैं, जिन्हें हम स्फोटगर्त या वेसिकल्स कहते हैं। स्फोटगर्त यानी वेसिकल्स या तो लावा की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहते हैं अथवा लावा की तली से यानी बॉटम से ऊपरी सतह तक पाए जाते हैं। वेसिकल्स या स्फोटगर्त की आकृति गोलाकार यानी स्पेरिकल, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल, बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल या इरेगुलर अनियमित हो सकती है। इसका उदाहरण स्फोटगर्ती बेसाल्ट यानी वेसिकुलर बेसाल्ट है। यदि वेसिकुलर की आकृति बादाम के सदृश हो तो उसे वातामकी संरचना एमेग्डोलॉइडल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। प्रारंभ में ये संरचनाएं रिक्त रहती है, परंतु बाद में सेकेंडरी मिनरल्स या द्वितीयक खनिज जैसे जियोलाइट, कैल्साइट, एपिडोट, क्लोराइट, हरी मिट्टी या सिलिका द्वारा भर जाती है।
उदाहरणतः वातामक्की बेसाल्ट। यदि किसी सेल में गैस द्वारा निर्मित गुहिकाएं अनियमित होती है तो ऐसे लावा को स्कोरिया अथवा स्लैग कहते हैं, और जब ये लावा में गुहिकाएं बहुत अधिक होती है तो ऐसे लावा को जावा या प्यूमिस कहते हैं। प्यूमिस स्टोन जिसको हम कई बार अपनी टर्मिनोलॉजी में सुनते हैं, तो उसे हम प्यूमिस कहते हैं। यहाँ इस चित्र में वेसिकुलर एमेग्डोलॉइडल बेसाल्ट का सम्मिश्रण बताया गया है। इसमें कुछ कैविटीज खाली दिखाई दे रही है, जबकि कुछ फील्ड बाई सेकेंडरी मिनरल्स जैसे जियोलाइट, कैल्साइट उनसे भरा हुआ है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेसिकुलर एंड एमेग्डोलॉइडल बेसाल्ट। फ्लो स्ट्रक्चर्स या प्रवाही संरचनाएं। लावा के बहिर्वेदन एक्सट्रूजन के पश्चात जब वह क्रिस्टलित होता है तो उसमें पट्टियां या धारियां या परतें, बैंड, स्ट्रीक या लेयर्स समानांतर रूप में निर्मित हो जाती है। इन संरचनाओं को फ्लो स्ट्रक्चर्स या प्रवाही संरचनाएं कहते हैं। ये संरचनाएं लावा के अलग अलग भाग के अलग अलग रासायनिक अथवा खनिजीय संगठन के कारण निर्मित होती है। तो इस प्रकार उनका डिफरेंशिएशन केमिकल या मिनरोलॉजिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन के कारण इस प्रकार की धाराएं, स्ट्रीक्स, लेयर्स बन जाती हैं, तो उसे हम फ्लो स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रायोलाइट एवं ट्रैकाइट लावा में प्रवाही संरचनाएं देखी जा सकती है। नीचे आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लो स्ट्रक्चर सरफेस पे डेवलप होते हैं। ब्लॉक लावा या खंड लावा। लावा प्रवाह के ऊपरी सतह असम यानी बिना समानता वाले असम, नुकीले अथवा दानेदार सेल खंडों से ढके रहते हैं। ये पास में आप चित्र 4.21 में दिखाया गया है। लावा के बहने से ऐसे सेल खंड भी उसके साथ साथ बहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सेल खंडों का समुद्र हो। इसमें वेसिकल गुहिकाएं बड़ी तथा अनियमित आकृति की होती है। खंड लावा के उद्गार पर बहिर्वेदन अधिक तापक्रम पर होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लॉक लावा या खंड लावा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रज्जुक लावा और सिरोधान संरचना, पिलो स्ट्रक्चर्स एंड रोपी लावा। रोपी लावा बहते हुए डामर के सदृश, सड़क पे जो डामर बिखरा हुआ होता है वो जैसे बहता है, तो बहते हुए डामर या पिच के सदृश कुछ लावा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। ये आकृतियाँ मोटे धागे अथवा रज्जुक के समान दिखाई पड़ती है, अर्थात ऐसे लावा को रज्जुक लावा कहते हैं। गतिशील लावा के जमने पर उपरोक्त आकृतियाँ बनती हैं। इसमें वेसिकल कैविटीज की संख्या अधिक होती है और उनकी आकृति अधिकतर गोलाकार होती है। सिरोधान संरचना या पिलो स्ट्रक्चर्स, जिसका पहले हमने अंग्रेजी में भी जिक्र किया। सोडियम रिच बेसाल्टिक लावा में सिरोधान संरचनाएं निर्मित होती है, यानी जो पिलो स्ट्रक्चर्स हैं वो सोडियम रिच बेसाल्टिक लावा में डेवलप होती है। इस लावा को स्पिलाइट कहते हैं। सिरोधान संरचनाएं मसनदों यानी बोल्स्टर्स, थैलियों, सैक्स तथा गद्दियों, कुशन्स के सदृश समूह में पाई जाती हैं। इनकी ऊपरी सतह पर वेसिकल्स पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी ऊपरी सतह कांचाभ यानी ग्लासी भी होती है। सिरोधान संरचनाएं एक दूसरे से बाजू में नलिका या ट्यूब्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन्हें प्रवाह पट या फ्लो बैंडिंग पाई जाती है। प्रवाह पट के साथ वेसिकल्स पाए जाते हैं। दो पिलो या दो सिरोधानों के बीच में सिलिशियस यानी सिलिकामय, रेडियोलेरियन चर्ट अथवा सेकेंडरी खनिज पाए जाते हैं। सिरोधानों के लंबे अक्ष एक दूसरे के समानांतर होते हैं। सोडा समृद्ध स्पेलाइट लावा का उद्भेदन बहुत अधिक गहरे जल के नीचे समुद्र की तली पर होता है, जिसके कारण लावा एकदम से शीतल हो जाता है। इस प्रक्रम द्वारा सिरोधान लावा के निर्मित होने का यह प्रमाण है कि सिरोधान लावा के साथ समुद्री अवसाद मिलते हैं। आर्द्रता युक्त वायु की उपस्थिति में अथवा हिम चादर के नीचे यदि उद्भेदन हो तो इन परिस्थितियों में भी सिरोधान संरचनाएं निर्मित हो सकती है। सिरोधान संरचना निर्मित होने के लिए बेसाल्ट लावा में अधिक समय तक फ्लूइड या तरलता होनी चाहिए। सिरोधान संरचना निर्मित होने के समय लावा की ऊपरी सतह पर पपड़ी पड़ जाती है और अंदर के भाग में द्रव उपस्थित रहता है।
प्रॉपर्टी फटने से लावा बहकर एक अन्य शिरोधान संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया निरंतर पुनरावृत्ति के साथ होती रहती है और ऐसे संरचना से जो दिखाई पड़ती है आग्नेय चट्टान पर उसे हम पिलो स्ट्रक्चर्स या शिरोधान संरचनाएं बोलते हैं। यहाँ आप इसमें रोपी पाहोहे और आहा लावा दोनों प्रकार, जो दो प्रकार की जो इनकी फ्लो है, दोनों को इसमें दिखाया गया है इस स्लाइड में। यहाँ ये पिलो लावा किस प्रकार से दिखाई पड़ता है इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी संरचनाएं, सेकेंडरी सेल की संरचनाएं या ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी सेल की संरचनाएं गेंद की आकृति की संरचनाएं होती हैं। इनमें सेकेंडरी कवच यानी कंसेंट्रिक सेल्स पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी संरचनाएं अलग अलग खनिजकीय संगठन की होती है। ये संरचनाएं अपरास्मी अस्थि यानी जिनोलिथिक कैरनल के चारों ओर निर्मित होती है, परंतु कभी कभी अस्थियां अनुपस्थित भी हो सकती है। अस्थि बायोटाइट या अन्य खनिज की हो सकती है एवं संकेंद्रित कवच फेल्सपार, हॉर्नब्लैंड या पायरोक्सिन के हो सकते हैं। अस्थि तथा उसके चारों ओर के मैट्रिक्स का संगठन एक सा अथवा भिन्न भिन्न हो सकता है और अस्थियां कॉग्नेट यानी सजात अथवा आकस्मिक एक्सीडेंटल हो सकती है। यहाँ इसमें आप ये चित्र में गेंदनुमा आकृतियों के ये देख सकते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर्स या सेकेंडरी सेल की संरचनाएं बोलते हैं। अब स्पेरुलिटिक स्ट्रक्चर्स या स्पेरुलाइट संरचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेरुलाइट संरचना में केंद्र से प्रारंभ होकर तंतु चारों ओर अरी रूप में विस्तृत रहते हैं, यानी एक कॉमन पॉइंट से चारों दिशाओं में रेडियल पैटर्न के साथ तंतु चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार की संरचना में केंद्रक हो सकता है अथवा कभी कभी केंद्रक अनुपस्थित भी हो सकता है। लावा के शीतलन की प्रारंभिक अवस्था में खनिजों के क्रिस्टलित होने से केंद्रक निर्मित होते हैं और स्पिरुलाइट इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि वे केवल माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं, या फिर वो कई फुट व्यास के भी हो सकते हैं और उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अधिकतर अधिसिलिक अधिवितली यानी एसिटिक हाइफाबेसल अथवा अधिसिलिक ज्वालामुखी यानी एसिडिक वोल्केनिक रॉक्स में ये पाए जाते हैं। जब ये संरचनाएं अल्प सिलिक सेलों में पाई जाती है तो उन्हें उस स्थिति में वेरियोल कहते हैं। स्पिरुलाइट दो प्रकार के होते हैं, फेल्सपार तथा स्फटिक के तंतुओं की उपस्थिति, केवल फेल्सपार के तंतुओं की उपस्थिति। फेल्सपार तथा स्फटिक यानी क्वार्ट्ज, फेल्सपार और क्वार्ट्ज की उपस्थिति वाली स्पिरुलाइटिक संरचनाएं फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज का गलन क्रांतिक अंतर्वर्धी यूटेक्टिक इंटरग्रोथ प्रदर्शित करती है। केवल फेल्सपार के तंतुओं की उपस्थिति वाले अधिसिलिक स्पिरुलिटिक संरचनाएं ज्वालामुखी सेल रायोलाइट में पाई जाती है। वोल्केनिक रॉक जो है इग्निस रॉक वायरल रायोलाइट उसमें पाई जाती है। उनमें तंतुओं का संगठन ऑर्थोक्लेज का होता है। स्पिरुलाइट में उपस्थित तंतु ये प्रदर्शित करते हैं कि उनका निर्माण अति संतृप्त विस्कस घोल यानी सुपर सैचुरेटेड विस्कस सॉल्यूशन के एकदम से शीतलीकरण के कारण हुआ है। यहाँ चित्र में स्पिरुलिटिक संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब प्राइमरी इग्निस स्ट्रक्चर्स के रूप में ही हम जॉइंट्स या संधि की चर्चा करेंगे। संधियाँ प्राय सभी आग्नेय सेलों में पाई जाती है। ये प्राकृतिक विभंग हैं जिन पर सेलों को सरलता से तोड़ा जा सकता है। ये निश्चित दिशाओं में विकसित होती है। संधियाँ 3 दिशाओं में विकसित हो सकती है, जिनमें से एक क्षैतिज तथा अन्य 2 ऊर्ध्वाधर दिशा में हो सकती है। तीनों संधि समुच्चय एक दूसरे के लंब रूप होते हैं। यदि संधियाँ तीनों बराबर दूरियों पर विकसित हो तो उसे मूरल जॉइंट या भित्ति संधि कहते हैं। इस संधि के कारण सेल घनाकार खंडों के रूप में टूटते हैं। ऐसी संधियाँ ग्रेनाइट सेल में पाई जाती है। यदि क्षैतिज संधि पास पास विकसित हो तो चादर के समान संरचनाएं विकसित हो जाती है, जिन्हें हम सीट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसके कारण सेल चादरों के रूप में पृथक किए जा सकते हैं। कभी कभी संधियों के कारण 4, 5 या 6 पार्श्वी स्तंभों का निर्माण होता है।
तथा इन स्तंभों को क्षैतिज संधि काटती है। ऐसी संधियों को स्तंभाकार संधि या कॉलमनर जॉइंट कहते हैं। बेसाल्टी लावा के शीतल होने के कारण संकुचन होता है। संकुचन के कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव के कारण उनमें दरारें पड़ती है। ये दरारें ऊर्ध्वाधर दिशा में एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई विकसित होती है और ये लावा में समान दूरियों पर स्थित केंद्रों से विकर्णित होती है। इस प्रकार षटकोणीय स्तंभ निर्मित हो जाती है जिनकी लंबाई कुछ इंचों से लेकर कई फुट तक हो सकती है। ऐसी संरचनाओं को हम कॉलमनर जॉइंट्स भी बोलते हैं। तो ये संरचनाएं प्राइमरी इग्नेस रॉक स्ट्रक्चर्स के रूप में पढ़ी और समझी जाती हैं। यहाँ इस चित्र में आप कॉलमनर जॉइंट्स चट्टान में विकसित हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सरफेस ऑफ लावा फ्लो दोनों प्रकार के आ और पाहोहे दोनों प्रकार के जो फ्लो हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। ये कुल मिलाकर प्राथमिक आग्नेय संरचनाएं या प्राइमरी इग्नेस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। नॉन कमर्शियल यूज के आपके स्टडी मटेरियल के रूप में एकेडमिक इंटरेस्ट से ये व्याख्यान तैयार करने के दौरान गूगल के पेज पर जो चित्र उपलब्ध हैं उसमें से कुछ कॉपीराइट वाले भी हो सकते हैं, उनका भी हमने यहाँ उपयोग किया और जो इसमें कंटेंट में इसको बनाने के लिए जहाँ से हमने सामग्री ली उसको भी हम यहाँ नीचे एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपको चित्रों के माध्यम से सरलता के साथ इस टॉपिक को समझाने के लिए इंटरनेट से जो भी हमने सामग्री यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया है उसको हम ड्यूली एक्नॉलेज करते हैं। आपसे ये आग्रह है कि आप इस व्याख्यान को देखें, सुने, समझें, जिसे हम महाविद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और इसकी PDF आपके WhatsApp ग्रुप में साझा करेंगे तथा इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट में जो आपको प्रश्न पूछते हैं उसका आप उत्तर दें। अपने घर बैठकर नोट्स बनाएं, अपने घर बैठकर पढ़ाई को अनवरत जारी रखें और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर इस व्याख्यान को अपलोड किया जा रहा है, जिसे देखें, सुने, समझें और अपनी घर बैठे पढ़ाई को जारी